पिछली वीडियो में आप लोग अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे, ठीक है, जो कि आया था आपका 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। इस वीडियो में हम लोग दर्पण सूत्र सिद्ध करेंगे, लेकिन किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो आइए सिद्ध करें हम लोग उत्तल दर्पण के लिए। सबसे पहले हम लोग फिगर बना ले अपना। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष। यहाँ पे आपका हो गया ये ध्रुव। ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। यहाँ पे हम लोग वस्तु रख दे रहे हैं, वस्तु का नाम है AB, ठीक है। तो इसका समांतर हम लोग किरण भेज रहे हैं मुख्य अक्ष के। तो ये आप लोगों को पता है फैल जाएगी कहाँ से होकर? मुख्य फोकस से होकर। दूसरा हम लोग किरण भेजेंगे वक्रता केंद्र की ओर, जो कि उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये आपका वक्रता केंद्र की ओर किरण जा रही है। यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इसका नाम है B डैश A डैश, B डैश A डैश। यहाँ से हम लोग एक लंब खींच दे रहे हैं, वो आपका लंब है M और N, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें लेंगे त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C। तो आप लोग देखेंगे इसमें आपका ये 90 अंश है और इस वाले त्रिभुज में ये 90 अंश है। आपका जो कोण C है ये दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि दो कोण आपके बराबर हो गए तो त्रिभुज ये क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज आपके हो गए समरूप, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C, ठीक है। किस नियम से? कोण कोण यानी एंगल एंगल नियम से। आपका ये एंगल इसके बराबर है 90 अंश और एंगल जो आपका कोण C है वो बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो अगर आपका ये समरूप हो गए तो आप लोग जानते हैं समरूप के नियम से इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर होंगी। तो आपका हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश A डैश B डैश इक्वल आपका हो जाएगा पूरा बड़े त्रिभुज वाला भुजा AC अपान छोटा वाला त्रिभुज का भुजा A डैश C, A डैश C। इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए। अब ऐसे ही देखिए आप लोग त्रिभुज MN F, बड़ा वाला त्रिभुज MN F और त्रिभुज A डैश B डैश F में यहाँ पर भी आपका ये 90 अंश है, क्योंकि हम लोगों ने लंब खींचा है और यहाँ पर 90 अंश पहले से ही है। और आपका जो कोण F है वो क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो गए? त्रिभुज समरूप हो गए, यानी आपका त्रिभुज MN F समरूप त्रिभुज हो गया किसके? त्रिभुज A डैश B डैश F के। तो आपका यहाँ से भी क्या हो जाएगा? इनकी भुजाएं अनुपात में बराबर हो जाएंगी, यानी हम लिख सकते हैं MN अपान भुजा A डैश B डैश। ये MN है और इसकी संगत भुजा आपका A डैश B डैश। फिर आपका हो जाएगा NF अपान A डैश AF, ठीक है, बराबर आपका हो गया NF अपान A डैश AF, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका जो MN भुजा है ये AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो किरण है ये समांतर गई हुई है। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि करके कि आपका क्या है? MN इक्वल AB है, इसलिए आपका यहाँ से हो जाएगा AB अपान A डैश B डैश इक्वल NF अपान A डैश AF, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण
2, समीकरण 2। तो आप लोग समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो आपका ए बी अपान ए डैश बी दोनों में कॉमन है। तो समीकरण 1 व 2 से आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपका हो जाएगा, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आपका ए सी अपान ए डैश सी इक्वल आपका हो जाएगा एन एफ अपान ए डैश ए एफ। ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आपका एन एफ है, यानी जो बिंदु एन ये है, अगर दर्पण का जो द्वारक हो बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, आपका बिंदु एन बहुत ही ध्रुव के पास हो जाएगा। उस समय जो हम बिंदु एन की बात कर रहे हैं, हम ध्रुव पर वो बिंदु आ जाएगा। यानी कि जो आपका दूरी एन एफ है वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, और जो ए डैश एन है वो ए डैश पी के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे रख दीजिए, तो आपका जो समीकरण है वो हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी इक्वल एन एफ की जगह क्या हो जाएगा हम लोगों का, एन एफ की जगह एफ पी अपान ए डैश एफ की जगह पर क्या हो जाएगा, ए डैश एफ जो है, सॉरी ये तो यही रहेगा, ए डैश एफ आपका ऐसे ही रहेगा, ए डैश एफ। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे हम लोग पिछले वाले में किए थे कि जितना हम लोगों को मान पता है, केवल हम लोगों को पता है ए पी का मान जो कि यू है, यानी वस्तु की दूरी है। ठीक है। और हम लोगों को पता है प्रतिबिंब, यानी कि ए डैश पी का मान जो कि भी है, और फिर हम लोगों को एफ पी पता है जो कि फोकस दूरी है। तो हम लोगों को पूरी जो दूरियां हैं उनको इसी रूप में लिखना है। तो चलिए लिखें ए सी। आपका जो ये पूरा ए सी है, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी। क्यों ऐसा लिखे हम लोगों को, सॉरी ऐसा क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि ए पी जो है आपका वो यू हो जाएगा वस्तु की दूरी, और जो आपकी पी सी है वो वक्रता त्रिज्या है, यानी 2f के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ए डैश सी है, ए डैश सी आपका ए डैश सी ये है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी को, ए डैश सी को हम लोग लिख सकते हैं पूरा सी पी माइनस ए डैश सी को सी पी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो ए डैश पी है वो भी है। ठीक है। इक्वल एफ पी आपकी फोकस दूरी है ही, तो इसको ऐसे ही रन दीजिए। और आपका जो है ए डैश एफ जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, पूरा एफ पी माइनस आपका क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस ए डैश पी। ठीक है। अब हम लोग जो आगे करेंगे बस इन सब का मान रखना है, वो भी चिन्ह परिपाटी की सहायता से। ठीक है। तो चलिए रखें हम लोग, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि ध्रुव से बाईं ओर की सब दूरियां माइनस में और इसके दाईं ओर की सब दूरियां प्लस में लेते हैं हम लोग। तो चलिए ए पी का मान आपका हो जाएगा माइनस यू प्लस पी सी यानी वक्रता त्रिज्या यानी 2f, ये आपका प्लस में ही रहेगा क्योंकि दाईं ओर है, अपान सी पी, फिर वही सी पी यानी कि 2f माइनस ए डैश पी यानी कि भी। ठीक है। इक्वल आपका एफ पी यानी फोकस दूरी एफ अपान एफ पी एफ माइनस ए डैश पी यानी भी। ठीक है। अब हम लोग त्रिज्या गुणा करेंगे, तो चलिए करें। तो आपका हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा यू एफ, फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा प्लस यू भी, इसका गुणा होगा सॉरी ये आपका एफ है तो यहाँ माइनस रहेगा, और आपका इसका होगा तो प्लस 2f स्क्वायर, और
यहाँ पे आपका हो जाएगा -2f_v, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -2f_v। अब इक्वल होगा, इसका गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 2f² और यहाँ पर -f_v, ठीक है। दोनों पक्षों में आपका 2f² कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बचा क्या u_v इक्वल, माइनस वाले को हम लोग भेजेंगे उस साइड, तो आपका ये हो जाएगा uf, फिर आपका ये जाएगा उस साइड तो प्लस हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा, तो आपका कुल बचेगा f_v। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर 2f_v है और यहाँ पर f_v केवल है। जब ये इस साइड आपका जाएगा तो +2f_v हो जाएगा और एक घट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग देंगे u_v_f से, u_v_f से। तो चलिए दीजिए, u_v_f से भाग देंगे हम लोग, तो आपका यहाँ से u_v कैंसिल, यहाँ से u_f कैंसिल और यहाँ से f_v कैंसिल, ठीक है। आपका जो बचेगा वो हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आपका आ गया फार्मूला, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। आपको देखने से पता चल रहा है कि यही ठीक फार्मूला आपका किसका आया था, ये फार्मूला आपका आया था अवतल दर्पण के लिए। यानी कि हम लोग ये समझ चुके हैं कि आपका जो फार्मूला है उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए, दोनों के लिए दर्पण सूत्र आपका एक ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब सवाल हल करेंगे, इसका न्यूमेरिकल हल करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी का विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वो है आपका आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन। आपका जो रेखीय आवर्धन होता है, इससे सबसे पहले हम लोग ये समझ लें इसका जो शाब्दिक अर्थ है। आवर्धन देखिए, आवर्धन मीन्स होता है बढ़ना, ठीक है, बड़ा होना या घटना। वैसे तो आवर्धन मीन्स होता है केवल वृद्धि होना। तो हम लोग देखेंगे कि देख चुके हैं हम लोग अवतल दर्पण में कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा था, छोटा भी बन रहा था। ऐसे ही आपका उत्तल में भी छोटा और बड़ा बन रहा था और सीधा और उल्टा भी बन रहा था। तो आवर्धन की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी दर्पण से हम वस्तु कितनी दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बनेगा, ठीक है। तो वही आपका क्या होता है आवर्धन होता है। जैसे अगर हम कह दें कि किसी दर्पण का आवर्धन 2 है, इसका मतलब है कि आपकी वस्तु जितनी लंबी होगी अगर उस स्थान पर हम रखें तो आपका जो दर्पण है वो उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा वो 2 गुने आकार का बनाएगा, ठीक है। इसके विपरीत अगर किसी का आवर्धन 0.05 है, सॉरी पॉइंट आपका 5 है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के अपेक्षा आधी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए परिभाषा आप लोग देखिए, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है। इसका जो इंग्लिश होता है वो आपका है लाइनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, लाइनियर मैग्निफिकेशन। तो इसका सिंपल सा आपका फार्मूला है, किसी दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई या साइज या लंबाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, ठीक है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि स्मॉल m से आपका होता है मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। इसका एक और परिभाषा है कि प्रतिबिंब की दूरी
और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आइए हम लोग फार्मूला निकालें इसके लिए। तो इसके लिए आपका जो फार्मूला है, सबसे पहले हम लोग फिगर बना लें अपना। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव है, ये सी है, और ये आपका मुख्य फोकस है। ठीक है, ये आपकी वस्तु हो गई। एक किरण यहां से चल रही है, तो प्रतिबिंब बनाने के चौथे नियम से इतने ही एंगल पे वापस निकल जाएगी। ठीक है, एक अगला आपका है, हम लोग सी से भेजेंगे तो ये ऐसे ही वापस हो जाएगी। यहाँ पे एक काटी हैं एक दूसरे को, तो आपका यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया वस्तु ए बी, और ये आपका प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। ठीक है, तो चलिए देखें हम लोग। अब हम लोग इसमें लेंगे त्रिभुज ए बी पी, इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी पी, और त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, ए डैश बी डैश पी में। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस त्रिभुज में आपका जो ये एंगल है, ये बराबर है इस एंगल के 90 अंश, और आपका जो ये एंगल है इस वाले त्रिभुज में, वो बराबर है इस वाले एंगल के। क्यों? परावर्तन के नियम से। ठीक है, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपके दो कोण बराबर हो गए तो ये एंगल एंगल नियम से क्या हो गया, हम लोगों का दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किस त्रिभुज के, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। सर यहाँ पे आपका पी है, त्रिभुज ए बी पी है, सी नहीं है इसमें। ठीक है, जब आपके त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो आपको पता है कि इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, अनुपात में बराबर होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल ए पी अपान ए डैश पी, ए डैश पी। ठीक है, तो चलिए इनका हम लोग मान रखेंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो आपका ए बी जो है वो क्या है, वो है आपकी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसे हम लोग दिखा दे रहे हैं एच से, और आपकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो एच डैश है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर माप रहे हैं तो एच का मान आपका प्लस में रहेगा, और ए डैश बी यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आपका माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मुख्य अक्ष के नीचे हम लोग माप रहे हैं। ठीक है, इक्वल आपका ए पी यानी वस्तु की दूरी, ये आपका माइनस यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्रुव के बाईं ओर सब दूरियां माप रहे हैं। और आपका ए डैश पी जो है, ए डैश पी यानी ये आपका हो गया माइनस भी। यहाँ से आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप लोग इसको उल्टा कर दीजिए तो हो गया आपका एच डैश अपान एच, और यहाँ से भी आपका उल्टा हो जाएगा तो भी अपान यू। ठीक है, ये जो आपका माइनस है वो माइनस को हम लोग इधर भेज दे रहे हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रेखीय आवर्धन की परिभाषा है, वो आपकी जो परिभाषा है वो ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। इसलिए इसको हम लोग उल्टा किए हैं, और इसे ही हम लोग एम से दिखाएंगे। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, रेखीय आवर्धन। यहाँ पर हमको लिए दिखाए हैं अवतल दर्पण के लिए, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी यही फार्मूला है। ठीक है, तो आपका ये हो गया रेखीय आवर्धन। आपको इस चीज इसमें ध्यान देना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई लोग ये ना सोचें कि इस माइनस को हम
इस साइड भी कर सकते हैं, यानी माइनस एच डैश अपान एच लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग माइनस को इस साइड नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग जब फार्मूला लगाएंगे कोई न्यूमेरिकल में तो हम लोग चिन्ह परिपाटी का ध्यान बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला है। रेखीय आवर्धन से हम लोग बहुत अच्छा चीज़ें समझते हैं, आइए, जो कि बहुत नोट करने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका ये है कि यदि रेखीय आवर्धन यानी यम का मान आपका धनात्मक है, यम का मान प्लस में है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, यदि आपका रेखीय आवर्धन का मान निगेटिव है, अगर माइनस में है, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, जो दूसरा आपको समझने वाली बात है कि यदि रेखीय आवर्धन का आंकिक मान 1 है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आंकिक मान की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको इसमें चिन्ह नहीं लेना है। ठीक है, यदि रेखीय आवर्धन का जो आंकिक मान है 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि जो आपकी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, यदि आपका रेखीय आवर्धन का मान, रेखीय आवर्धन का आंकिक मान 1 से बड़ा है, 1 से अधिक है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और यदि आपका रेखीय आवर्धन का आंकिक मान 1 से छोटा है, 1 से कम है, तो आपका जो है प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से कि यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 के बराबर है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो बराबर बनेगा। यदि आपका रेखीय आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा है तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। यदि आपका रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम है तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, और चिन्ह से हम लोग जान जाएंगे कि आपका प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा तो सॉरी क्या हो, आभासी होगा या वास्तविक होगा। यदि आपका पॉजिटिव है तो आपका आभासी और सीधा होगा, यदि आपका निगेटिव है तो आपका वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें कुछ दर्पण से संबंधित चीज़ें। हम लोग देखे थे कि उत्तल दर्पण में आपका जो है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो आपका प्रतिबिंब बन रहा था वो सीधा, आभासी और छोटा बन रहा था, यानी कि उसके लिए हमेशा जो आपका रेखीय आवर्धन का मान है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा, उत्तल दर्पण के लिए आपका रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम रहेगा और प्लस में रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका यदि दर्पण अवतल है तो उसमें हम लोग देखे थे कि उसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बन रहा था, छोटा भी और बराबर भी, और यहाँ तक कि उल्टा और सीधा भी बन रहा था। इसका मतलब है कि उसके लिए तीनों चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, उसका मान 1 भी हो सकता है, अवतल दर्पण के लिए 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होने वाली एकदम बातें नहीं है। आप लोग खूब अच्छे से इसको समझ लीजिए कि रेखीय आवर्धन का मान कितना होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग दर्पण के उपयोग समझ लेते हैं और आपका जो दर्पण की टॉपिक है वो एकदम से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे अपना अपवर्तन में। ठीक है, तो चलिए देखें हम लोग दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग। इसके पहले आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए जो हम भूल गए अभी। ठीक है, समतल दर्पण, जो समतल दर्पण होता है उसमें आपका प्रतिबिंब हमेशा जो होती है वस्तु के बराबर आकार की ही बनती है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण के लिए जो आपका प्रतिबिंब होगा हमेशा वस्तु के बराबर बनती है और सीधा आभासी बनती है। यानी कि समतल दर्पण के लिए आपका जो रेखीय आवर्धन का मान होगा हमेशा +1 होगा। ठीक है, हमेशा +1 होगा।
तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, आपका समतल दर्पण ही है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं अब दर्पण के उपयोग। जो दर्पण के गुण हैं वही दर्पण के उपयोग भी हैं। ठीक है, यूज ऑफ मिरर्स। ठीक है, यूज ऑफ मिरर। तो सबसे पहले हम लोग समझें अवतल दर्पण, यानी कि आपके जो अवतल दर्पण हैं इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए हम लोग इतना समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण जो है वो यदि इसके समांतर आए कोई किरणें, इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है तो उसमें होता क्या है कि ये किरणों को एक बिंदु पे मिलाती है, यानी केंद्रित करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हमको कोई सर्च लाइट यानी जो खोजबीन वाली लाइटें होती हैं, अगर उसका हम लोग इस दर्पण से उपयोग करें तो आसानी होगी, क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करेगी, जिससे आपका जो होगा जिस वस्तु को देखना है वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, और हम लोग ये भी देखे हैं कि अवतल दर्पण जो है वो प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा बनाता है। तो इसी चीज़ का फायदा उठाकर डॉक्टर लोग जो हैं वो गले की, कान की चीज़ें देखने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि कान में आपकी कोई चीज़ चली गई हैं तो उसको देखने के लिए वो इसका उपयोग करते हैं। कैसे उपयोग करते हैं कि चूंकि वो उनके पास जो दर्पण होता है अवतल दर्पण वो अधिक फोकस दूरी वाला होता है। ठीक है, तो कान के पास रखते हैं उस दर्पण को, तो जो आपके कान में वस्तु पड़ी है वो उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि यदि अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका जो आपका प्रतिबिंब है वो बड़ा और सीधा बनता है। ठीक है, इसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। ऐसी ही आपकी दूसरी चीज़ें हैं कि जो पुरुष होते हैं वो लोग अपना दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। हालांकि सब लोग समतल दर्पण का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग चाहें अगर अवतल दर्पण का उपयोग करें तो ज़्यादा आपकी जो दाढ़ी हैं वो बड़ी बड़ी यानी मोटी मोटी और बारीक भी दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो दाढ़ी होती है यानी आपका जो चेहरा होता है वो होता है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में, तो आपका जो दाढ़ी है वो बड़ा और सीधा दिखाई देता है। ठीक है, आपका जो अवतल दर्पण का उपयोग है एक और ये है आधुनिक जीवन में कि हम लोग इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में भी करते हैं। चूँकि ये किरणों को एक बिंदु पे मिलाती है तो सोलर कुकर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि जो भोजन है वो जल्दी पक जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, आपका जो दूसरा है उपयोग वो है उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की एक बड़ी खासियत है, इसमें हालांकि कि प्रतिबिंब आपका बड़ा नहीं बनता है, फिर भी आप लोग देखे हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है वो किरणों को फैलाता है। ठीक है, वो किरणों को क्या करता है, फैलाता है। जो समांतर किरणें आती हैं उनको क्या करता है, फैला देता है। लेकिन अगर इसको हम लोग उल्टा समझें तो जो किरणें बहुत अधिक एरिया से आ रही हैं उनका वो प्रतिबिंब बहुत ही छोटे से एरिया में बना देता है। इसकी यही सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो बाइक होते हैं या जो फोर व्हीलर होते हैं उनके साइड में पीछे की चीज़ें देखने के लिए हम लोग इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। इसका दो रीजन है, पहला कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बन जाता है, और दूसरा जो इसका सबसे अधिक उपयोग है कि बहुत अधिक एरिया का क्षेत्र का जो आपका तस्वीर है वो छोटे से दर्पण में बना सकता है। ठीक है, और जो इसका अगला उपयोग है वो इसका अगला उपयोग ये है कि जो आपका उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी रोड पर लाइटें लगी होती हैं खंभे में, उसके लिए भी हम इस दर्पण का उपयोग करते हैं कि ये आपका जो होता है ये किरणों को फैला देता है प्रकाश को, जिससे कि आपका जो अधिक रोड है वो प्रकाशमान हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये है दर्पण के उपयोग। अब आपका अगला जो टॉपिक है कि दर्पण को हम लोग पहचानेंगे कैसे। ठीक है, दर्पण को हम लोग पहचान के कैसे बताएंगे कि आपका जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है। तो सबसे पहले है
कि इसका दो नियम है पहचानने का, एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब देख करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्पर्श करके। तो स्पर्श करके कैसे हम पहचानेंगे कि हम स्पर्श करके ये पता लगाएंगे कि जो दर्पण का परावर्तक तल है वह उभरा है कि दबा हुआ है। यदि उभरा हुआ है तो आपका उत्तल दर्पण हो गया, और यदि दबा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। और आपका जो दूसरा है पता करने का कि प्रतिबिंब आपका दर्पण कौन सा है, वो है प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देख करके कैसे बताएंगे हम लोग, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग देखे हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब यदि हम दूर से पास ला रहे हैं दर्पण के, तो जो प्रतिबिंब है उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर हम उस दर्पण में दूर की वस्तु देख रहे हैं, छोटी दिख रही है, और वही वस्तु पास ला रहे हैं, उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि वो आपका जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके विपरीत यदि हम ये देख रहे हैं कि जो वस्तु है उसको कितने भी हम पास लाएं, लेकिन उसके लंबाई में कोई खास वृद्धि नहीं होती है, उसके जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें कोई खास वृद्धि नहीं हो रही है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो आपका दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है, और उसमें प्रतिबिंब भी सीधा बनता दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आपका ये जो टॉपिक है दर्पण और परावर्तन वाला, वो आपका आज समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग अपवर्तन को पढ़ेंगे, ठीक है। अपवर्तन वाली घटना प्रकाश की जो है उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब आपसे लास्ट में सवाल पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से और अच्छे से उस सवालों का जवाब दीजिएगा, और कमेंट में आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, ठीक है। बिना कमेंट किए आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अगली वीडियो में।